हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट 2 की। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट को कवर किया था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ऑल्सो मैं आई बटन पर भी उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। यूनिट 2 जो है उसका नाम है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इस यूनिट के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जो कि पास्ट में लिए गए थे। तो सबसे पहला है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। उसके सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे, उसके ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे। तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था? जब टैगोर चार्ज में थे फैमिली स्टेट्स के ईस्ट बंगाल के अंदर, तो वो एक्सपोज हुए थे पॉवर्टी और ऑपरेशन ऑफ पुअर से। मींस इस श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में क्या था आप समझिएगा। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी फैमिली स्टेट्स के चार्ज थे ईस्ट बंगाल के अंदर, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा पुअर हैं, वो लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं और उनको दबाया जा रहा है, उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो इस सब को देख के वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए, इस सब को देख के काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो इनकी आइडियोलॉजी थी ना कि उनको कैसे बाहर निकालना है, उसने अट्रैक्ट किया लियोनार्ड एल्मस्ट को, जो कि ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट थे। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के इनविटेशन पे भारत आए और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ में काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स को फॉर्मुलेट किया जो कि सोशल और इकोनॉमिकल चेंज लाने में सक्षम थे। तो इसके बाद क्या किया गया कि 1920 के अंदर श्री निकेतन के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। और इस इंस्टीट्यूट के जरिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ड्रीम्स थी उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया गया। ये इसी उद्देश्य के साथ इस इंस्टीट्यूट को खोला गया था। तो इस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव्स क्या गए थे? टू ब्रिंग बैक लाइफ, मेकिंग विलेजेस सेल्फ रिलायंट एंड रेस्पेक्टफुल। इस जो इंस्टीट्यूट था इसका ऑब्जेक्टिव था कि विलेजेस के अंदर लाइफ को कैसे दोबारा से ब्रिंग बैक किया जाए, विलेजर्स जो है उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, आत्मसम्मानित बनाया जाए, कॉन्फिडेंट बनाया जाए, रेस्पेक्टफुल बनाया जाए। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा कि कैसे हम फ्रेंडशिप करेंगे और अफेक्शन गेन करेंगे विलेजर्स का, ताकि वो जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसमें उनको असिस्ट कर सके। तीसरा था कि स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। ऑल रूरल प्रैक्टिसेस की, जो भी रूरल प्रैक्टिसेस होती थी उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी जो भी स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते थे। और क्या किया जाता था, साइंस को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्ट करके इनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चौथा था कि स्टाफ और स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और पढ़ाते थे उनके अंदर एक स्पिरिट डेवलप करनी थी ताकि वो सिंसियर सर्विस कर सके रूरल्स के लिए। ये एक्सपेरिमेंट जो था ये भारत के लोगों ने ही नहीं कहा बल्कि फॉरेनर्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया और सपोर्ट करना चालू कर दिया। मींस एक्सपेरिमेंट वाज सपोर्टेड बाय फॉरेनर्स एज वेल एज बंगालीज। ठीक है। श्री निकेतन प्रोग्राम जो था, जो श्री निकेतन प्रोग्राम था उसने मेनली 4 जनरल एरियाज को कवर किया। पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, तीसरा विलेज वेलफेयर, चौथा एजुकेशन। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री जैसे कि वीविंग हो गया, हैंडलूम हो गया, इन सब इंडस्ट्रीज को श्री निकेतन प्रोग्राम के अंदर कवर किया गया था। बेसिकली प्रोग्राम किस लिए था? विलेजेस को उनकी गरीबी से बाहर निकालना और उनका डेवलपमेंट करना, इसलिए ये सारा का सारा जो प्रोग्राम था वो चालू किया गया था। तीसरा था विलेज की वेलफेयर के लिए, चौथा एजुकेशन के लिए था। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो थी उनको बेसिकली 3 फेज में कवर किया जाता था। पहला था एक्सपेरिमेंट, कोई भी नया आइडिया है तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। दूसरा, अगर वो कामयाब होता है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को। तीसरा, उसका एक्सटेंशन किया जाएगा, मीन्स लोगों में इसका प्रसार किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। ठीक है। ये चीज थी, मीन्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी उसके प्रचार के ऊपर या एक्सटेंशन के ऊपर। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि 1 से लेकर 2 वर्कर जो कि श्रीनगर इंस्टीट्यूट के थे वो हर विलेज में जाते थे, वहाँ के फार्मर्स को ट्रेन करते थे ताकि वो क्या कर सकें, वो जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनको सही से इस्तेमाल कर सकें। सिग्निफिकेंस क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ा श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट का? इसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया। दूसरा, एक धर्मगोला का कंसेप्ट आया 1928 में, जिसमें क्या था कि
जब फार्मर्स की खेती में जब वो हार्वेस्ट करते हैं, फार्मर्स की खेती की जब कटाई होती है, तो उसके बाद क्या किया जाता था, कुछ अमाउंट जो था वो धर्मगोला के अंदर सबमिट किया जाता था या डिपॉजिट किया जाता था। किस लिए? कि जब किसी फार्मर को नीड हो पैसे की, तो वो यहाँ से पैसे को ले सकता है कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अमाउंट पे, ठीक है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे। और जब उसको पैसा कि जब उसके पास भुगतान करना है उस पैसे का, तो वो इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को दोबारा से धर्मगोला के अंदर जमा कर सके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट वर्क करता था। तीसरा, महिलाओं की समिति बनाई गई थी ताकि सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, क्योंकि महिलाएं इस सब में सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स था भाई, ये जो श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट था ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसको कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। दूसरा, ये काफी ज्यादा लिमिटेड प्रोग्राम था, क्योंकि इसके अंदर कोई रिसर्च वर्क ही नहीं था, नो रिसर्च वर्क वास्ते यार। दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके जो लिंक्स हैं ना, इसके जो नोट्स के लिंक्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम्स पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रूरल अपलिफ्टमेंट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था मिस्टर PL ब्रेन के द्वारा 1920 में ऑन मास स्केल। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये रूरल अपलिफ्टमेंट मूवमेंट था जो कि मिस्टर PL ब्रेन ने स्टार्ट किया था 1920 के अंदर ऑन मास स्केल, हु वांट टू रिमूव पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। ये क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि वो पॉवर्टी और बैकवर्डनेस जो है रूरल एरियाज की, उसको क्या कर सके, हटा सके, रिमूव कर सके। एंड आफ्टर 7 years ऑफ स्टडी, 7 साल की स्टडी के बाद उन्होंने गुरुग्राम स्कीम बनाई। रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट जो था, जो PL ब्रायन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 साल स्टडी की। किस लिए? ताकि वो पॉवर्टी और बैकवर्डनेस को दूर कर सकें। उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने गुरुग्राम या गुड़गांव स्कीम। उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थी? उसकी ऑब्जेक्टिव्स थी टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए, वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और पांचवा होम डेवलपमेंट। ये इसकी 5 ऑब्जेक्टिव्स थी, ठीक है। जो गुरुग्राम स्कीम थी उसकी 5 ऑब्जेक्टिव्स ये थी। तो इसमें क्या किया गया था, होल डिस्ट्रिक्ट वाज टेकन एज फील्ड ऑफ ऑपरेशन। तो गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फील्ड ऑफ ऑपरेशन के लिए चूज किया गया था। तो विलेज गाइड्स जो थे वो हर विलेज के अंदर होते थे। इस गुरुग्राम एक्सपेरिमेंट में या इस गुरुग्राम स्कीम के अंदर हर गांव के अंदर विलेज गाइड्स होते थे जो कि इंफॉर्मेशन को पास करते थे। तो ये प्रोग्राम जो था उसने इम्प्रूव्ड सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गुरुग्राम के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, और कल्टीवेशन के मेथड्स को इस प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हुआ था इसने, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ब्रेन इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो ब्रेन ने क्या किया, कुछ ये जो एक्टिविटीज है इनको इंट्रोड्यूस किया गुरुग्राम के अंदर या गुड़गांव के अंदर। स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी 1925 ये स्टार्ट किया गया था, स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी टू ट्रेन विलेजर्स को ट्रेन करने के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया गया था रूरल इकोनॉमी का 1925 के अंदर। एक डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट किया गया था 1926 के अंदर टू ट्रेन वुमेन्स, ठीक है। तीसरा, हेल्थ एसोसिएशन स्टार्ट की गई थी। चौथा, वुमेन इंस्टीट्यूट गुड़गांव के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो ये ब्रेन ने ये सारी एक्टिविटीज की थी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के दौरान। पहली क्या थी भाई, रूरल इकोनॉमी 1925 में स्टार्ट की गई थी, इंस्टीट्यूट स्कूल स्टार्ट किया था एक रूरल इकोनॉमी का ताकि विलेजर्स को ट्रेन किया जा सके। डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी 1926 में स्टार्ट की गई थी ताकि वुमेन्स को ट्रेन किया जा सके। हेल्थ एसोसिएशन स्टार्ट किया था और वुमेन इंस्टीट्यूट गुड़गांव स्टार्ट की थी। ये सब किस लिए हो रहा था? बेसिकली ये सब हो रहा था विलेजेस के अंदर एक अच्छी लाइफ देने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए विलेजर्स को, और उनकी जो गरीबी है उसको मिटाने के लिए। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स थे कि जो विलेज गाइड्स थे वो काफी ट्रेंड पर्सन नहीं थे, तो वो सिर्फ लिटिल इन्फॉर्मेशन या लिटिल वैल्यू दे पाए। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा, लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई थी। मींस अगर भाई एक घर में एक बंदा है जो सब कुछ जानता है, ठीक है, मान लो अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके अलावा कोई और जानने वाला तो है नहीं, तो वो जो उसकी इंफॉर्मेशन थी वो यहीं कहीं खत्म हो गई। तो ये ही इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ कि कोई लीडरशिप ही डेवलप नहीं हो पाई थी। जैसे ही गाइड्स विलेज से गए तो वहां पे दोबारा से वैसी स्थिति रह गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तीसरा, जैसे ही FL ब्रेन डाई मतलब खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद ये प्रोग्राम अपने आप स्टॉप हो गया क्योंकि किसी और बंदे ने इसको बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। चौथा मेन रीजन जो था वो था कि प्रोग्राम जो था ये पूरा का पूरा ये इम्पोज्ड प्रोग्राम था।
इसको लोगों ने अपने खुद से इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ये उनके ऊपर इम्पोज किया गया था, और जो चीज़ इम्पोज की जाती है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये भी प्रोग्राम जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि मेन रीजन क्या था भाई, प्रोग्राम वाज इम्पोज एंड इट वाज नॉट इनिशिएटेड बाय द विलेजर्स और द लोकल्स। ठीक है, आई होप आपको गुड़गांव एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मार्थंडम एक्सपेरिमेंट और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। तो मार्थंडम एक्सपेरिमेंट जो था उसको स्टार्ट किया गया था डॉक्टर स्पेंसर हैच ने, जो कि एक अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे इन ट्रेवनकोर। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया था, ये डॉक्टर स्पेंसर हैच जो थे अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट, उन्होंने अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट इन त्रिवनाकोर YMCA 1921 कब स्टार्ट किया गया था, 1921 में स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था, बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच ने, जो कि अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे। कहाँ पर थे, त्रिवनकोर में। ठीक है, तो विलेजेस इन मार्थंडम वर इकोनॉमिकल बैकवर्ड एंड पुअर। तो मार्थंडम जो एक जगह है, वहाँ के जो गांव थे वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बैकवर्ड थे और काफी ज्यादा पुअर थे। तो डॉक्टर हैच ने क्या किया, डॉक्टर हैच ने ऑल राउंड डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट किया। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब हर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो, इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, पब्लिक हेल्थ ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो। तो इस प्रोग्राम के दौरान क्या होता था, एक्सटेंशन सेक्रेटरी वाज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज। मार्थंडम एक्सपेरिमेंट के दौरान एक एक्सटेंशन सेक्रेटरी जो था उसको अपॉइंट किया गया था ताकि वो सुपरवाइज कर सके। तो मार्थंडम वाज द प्लेस टू सर्व विलेजेस। तो मार्थंडम को चूज किया गया था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मार्थंडम एक्सपेरिमेंट। तो उस जगह को चूज किया गया ताकि वो वहां के विलेजेस को सर्व कर पाए। कौन, एक्सटेंशन सेक्रेटरी जो था वो सुपरवाइज कर पाए और सुपरवाइज करते हुए इन विलेजेस को सर्व कर पाए। तो इस विलेज में क्या, इन मार्थंडम में क्या रखा गया था, इट केप्ट प्राइस बुल्स। यहाँ पे प्राइस बुल्स को रखा जाता था, गोट्स को रखा जाता था, मॉडल बीलियर्स को रखा जाता था और डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स को रखा जाता था, ताकि क्या किया जा सके, ग्रेन और वेजिटेबल सीड्स को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये सब इस मार्थंडम एक्सपेरिमेंट के दौरान हो रहा था। मार्थंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ सेंटर्स होते थे, तो सेंटर्स के अंदर क्या होता था, हनी एक्सट्रैक्टर्स रखे जाते थे, कैसे हम शहद को निकाल सकते हैं, शहद की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, वो हनी एक्सट्रैक्टर्स थे इसके अंदर। और हेल्थ चार्ट्स थे, मींस प्लांट्स की हेल्थ के चार्ट्स थे कि प्लांट हेल्थ कैसी होती है और इसको कैसे, अगर कोई बीमारी आ गई तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें सेंटर के अंदर हुआ करती थी। सेंटर में कॉटेज वोकेशंस भी दी जाती थी, कॉटेज वोकेशन वर टॉट एंड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स वर टेस्टेड। जो सेंटर्स थे मार्थंडम के अंदर, वहां पे कॉटेज की वोकेशंस जो थी उनको ट्रेन किया जाता था और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जो थे उनको भी टेस्ट किया जाता था। अगर मान के चलो कोई नया एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट लेकर आना इनको, तो पहले टेस्ट करते थे, उसके बाद ही पब्लिक में उसको प्रचार करते थे। तो सक्सेसफुल आउटपुट जो था इस मार्थंडम एक्सपेरिमेंट का, वो था एग सेलिंग क्लब, जो कि 1939 के अंदर स्टार्ट हो गया था। एक एग सेलिंग क्लब स्टार्ट हुआ था जो इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल आउटपुट की तरह माना जाता है, और ये बाद में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गया। ठीक है, चौथा एम्फसाइज जो था इस प्रोग्राम के अंदर वो था सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन के ऊपर। मींस ये आपको पॉइंट याद रखना है कि एम्फसाइज वाज ऑन सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन। बाद में एक अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी हनी क्लब के नाम से बनी, जिसमें क्या होता था, जिसमें कि मॉडर्न बी हाइव्स को कैसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। मींस इस हनी क्लब के अंदर क्या पढ़ाया जाता था कि हाउ टू यूज मॉडर्न बी हाइव्स। एक अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एग सेलिंग क्लब के बाद भी बनी थी, जिसका नाम था हनी क्लब। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मार्थंडम एक्सपेरिमेंट था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ड्रॉबैक्स क्या थे भाई, किस वजह से ये फेल हुआ, ये बारे में पढ़ेंगे अब। इनएडिक्वेट फंड्स, इनके पास फंड्स कम थे और गवर्नमेंट ने इनको हेल्प नहीं किया, इस वजह से ये बंद हो गया। दूसरा, जैसे कि पिछले हमने पढ़ा था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के अंदर, वैसे ही इसमें हुआ कि जैसे ही डॉक्टर हैच की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद लीडरशिप के ऊपर लड़ाई होने लगी और ये प्रोग्राम बंद हो गया। तीसरा, इकोनॉमिकल एडवांटेज ये नहीं दे पाया था नॉन पेड वर्कर्स के लिए, इस वजह से ये बंद हो गया था। अगला एक्सपेरिमेंट है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, जो हम पढ़ेंगे। तो आपका जो बड़ौदा एक्सपेरिमेंट था, ये वीटी कृष्णाचारी ने स्टार्ट किया था 1932 के अंदर बड़ौदा में, जहां पे वो दीवान की तरह काम करते थे। तो बड़ौदा एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, ये वीटी कृष्णाचारी जी ने 1932 के अंदर स्टार्ट किया, जब वो बड़ौदा के अंदर दीवान की हैसियत से काम करते थे, या मुनीम कह लो या दीवान कह लो, जो भी है।
उसकी हैसियत से वहाँ पे काम करते थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पुअर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अच्छा किया जा सके, एजुकेशन सिस्टम को कैसे एक्सपेंड किया जा सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना। तो और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, ये दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था। तो प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नावेरी इन गुजरात। तो प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नावेरी इन गुजरात। गार्डनिंग, बी कीपिंग, स्पिनिंग, वीविंग एक्सेट्रा जो है इनको भी ऑर्गेनाइज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस प्रोजेक्ट के दौरान। चौथा, एडल्ट एजुकेशन जो थी उसको भी एक्सटेंड किया गया था और रीस्टेबलाइजेशन ऑफ पंचायत वर ऑर्गेनाइज्ड। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि एडल्ट एजुकेशन जो है उसको भी एक्सटेंड किया गया था और रीस्टेबलाइजेशन जो था पंचायत का वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्किंग सिस्टम कैसा था? वर्किंग सिस्टम मतलब कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को इसकी वर्किंग क्या थी? तो इसमें पर्सनल एजुकेशन दी जा रही थी विलेज गाइड्स के द्वारा, जो भी विलेजर्स थे उनको, विलेज मतलब इसमें क्या होता था भाई, विलेज गाइड्स होते थे वो पर्सनल एजुकेशन देते थे हर विलेजर को जाकर के, ठीक है। दूसरा, स्कूल टीचर जो था विलेज के अंदर, जो जैसे आपके सरकारी स्कूलों में टीचर्स होते हैं ऐसे ही विलेज के अंदर पहले भी स्कूल हुआ करते थे जैसे आज है, तो उनके जो स्कूल टीचर्स होते थे वो इस प्रोजेक्ट में यूज किए गए थे ताकि वो एक्सटेंशन कर सकें इस प्रोग्राम का, प्रचार कर सकें इस प्रोग्राम का। तीसरा, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एक्सटेंशन। तो उन्होंने इसमें क्या कहता था, ट्रेडिशनल मीन्स होती है, ट्रेडिशनल जो चीजें थी उनका यूज किया था इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। अगला हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं वो है फिरका डेवलपमेंट स्कीम। फिरका डेवलपमेंट स्कीम क्या थी वो हम पढ़ेंगे। तो फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो थी उसको लॉन्च किया था मद्रास गवर्नमेंट ने 1946 के अंदर, ताकि क्या कर सकें, ताकि वो गांधी जी का जो एक आइडियोलॉजी थी, गांधी जी का जो एक सपना था कि स्वराज विलेज, विलेज स्वराज का, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर गांव गांव, ठीक है, उसका जो गांधी जी की जो ये आइडियोलॉजी थी उसको अटेंड करने के लिए मद्रास गवर्नमेंट ने 1946 के अंदर एक फिरका डेवलपमेंट स्कीम के नाम से एक स्कीम लॉन्च की। इसका एम क्या था? इट एम्ड ब्रिंगिंग एजुकेशन, इकोनॉमिकल एंड सैनिटरी डेवलपमेंट। तो इसने क्या किया था, इस जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम था इसका जो एम था वो था कि कैसे एजुकेशन लाई जाए विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, इकोनॉमिकल सपोर्ट लाया जाए, सैनिटरी डेवलपमेंट की जाए विलेजेस के अंदर, और उनको कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ लाइन यानी कि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाया जाए विलेजेस को। ये इसका एम था फिरका डेवलपमेंट स्कीम का। प्री इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंस की जो पहले के जो प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसको माना गया था, दिस वाज द बिगेस्ट। तो इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे कि इसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डेवलप बेसिक एमेनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू कैरी आउट कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो इसका जो शॉर्ट टर्म गोल था कि कैसे बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इन सारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको कैसे कैसे पूरा किया जाए, ये इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था। दूसरा इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि कैसे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड लाई जाए विलेजेस के अंदर, ठीक है, क्लोथिंग की सेल्फ सफिशिएंसी कैसे लाई जाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की सेल्फ सफिशिएंसी कैसे लाई जाए, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को कैसे खड़ा किया जाए, ये सारा इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। किसका? हमारे फिरका डेवलपमेंट स्कीम का। आई होप समझ रहे होंगे आप। फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी इसको वर्क, इस पूरे उसको चलाने के लिए, फिरका डेवलपमेंट स्कीम को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। वो उसके अंदर कौन कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कंसिस्टेड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के अंदर एक डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर को चुना जाता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर ही था, और फिरका लेवल पे यानी कि गाँव के लेवल पे कौन थे? रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स के क्या होता था, यहाँ पे चूज किए जाते थे रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स। रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स के अंडर में 5 से 10 ग्राम सेवक जो थे वो काम करते थे। दूसरा स्टाफ था एग्रीकल्चर के लिए और पब्लिक वर्क्स के लिए, वो भी प्रोवाइड किया जाता था। समझिएगा इसकी कैसे वर्किंग थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी इस पूरी की पूरी फिरका स्कीम को चलाने के लिए वो क्या क्या थी? डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर स्टेट लेवल पर काम करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर काम करता था, और फिरका लेवल यानी कि लोअर लेवल पे कौन काम करता था? रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स काम करते थे। तो रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स के अंडर में 5 से 10 ग्राम सेवक आते थे, ग्राम सेवक आते थे, ठीक है, 5 से 10 रूरल वेलफेयर ऑफिसर के अंडर में। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए स्टाफ और पब्लिक वर्क्स के लिए स्टाफ भी दिया जाता था,
इस रूरल वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा। 1953 के और 54 के बीच में क्या हुआ कि फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो थी उसको मर्ज कर दिया गया, किसके साथ में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम के द्वारा प्रोग्राम में। 1953 से 1954 के बीच में क्या हुआ कि फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो थी इसको मर्ज कर दिया गया, किसके साथ में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम के साथ में। किसने इसको मर्ज किया, मद्रास स्टेट ने, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब हम पढ़ेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। इसके नोट्स तो मैं पता ही आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिएगा यार, ताकि आपको और अच्छे से पढ़ पाओ एग्जाम से पहले। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इनको करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलो बात करते हैं हम इटावा पायलट प्रोजेक्ट की। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था इसको स्टार्ट किया गया था 1948 में। किसने स्टार्ट किया था, बाय मिस्टर एल्बर्ट मेयर, जो कि यूएस के थे। उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, वो जब इंडिया आए थे अमेरिकन फोर्सेस के साथ 1944 में, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि विलेजेस जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, तो वो क्या थे, वो इस इटावा विलेज प्रोजेक्ट के क्या थे, ओरिजिनेटर थे। ही वाज ओरिजिनेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन ए विलेज कॉल्ड महेवा। महेवा यूपी से ये प्रोजेक्ट ओरिजिनेट हुआ था। तो पायलट प्रोजेक्ट जो था वो किस लिए था, इट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इटावा इन यूपी। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था ये किस लिए था भाई, ये डेवलपमेंट के लिए था इटावा के अंदर, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है ना इटावा, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो किसने फॉर्मुलेट किया था इसको, एल्बर्ट मेयर ने फॉर्मुलेट किया था। किसने, मेयर ने फॉर्मुलेट किया था, किस लिए और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था, टू नो द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव एंड सोशल इंप्रूवमेंट थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने ये जानने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था कि ये जानना चाहते थे कि क्या डिग्री है प्रोडक्शन की, सोशल इंप्रूवमेंट्स की, थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, टू फाइंड आउट हाउ क्विकली रिजल्ट कैन बी अटेंड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ कुछ स्कीम बनाई, फॉर्मुलेट की थी। उन्होंने उसकी स्कीम के द्वारा ये जानना चाहा कि कितनी जल्दी रिजल्ट्स को लाया जा सकता है, इटावा के अंदर कितनी जल्दी डेवलपमेंट की जा सकती है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा, टू नो रिजल्ट्स रिमेन परमानेंट, टू नो हाउ लॉन्ग डज रिजल्ट रिमेन परमानेंट। जैसे कि बाकी सारी अपनी स्कीम देखी पिछली वाली, कि जैसे ही कोई स्कीम को ऑरिजिनेट करने वाला एक्सपायर हो जाता है उसकी बंद हो जाती है। तो इन्होंने पहले ही ये सब चीज़ें इसके अंदर स्कीम के अंदर ऑब्जेक्टिव में रख दी थी कि पहले ये देखेंगे कि कितनी डिग्री तक ये प्रोडक्टिव है। दूसरा, कितनी जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं इस स्कीम के द्वारा। चौथा, कि कब तक परमानेंट रहेगा, कब तक चलता रहेगा ये, जैसे ही स्पेशल प्रेशर विदड्रॉन हो जाता है, ठीक है। चौथा था, टू एसेस हाउ फार द रिजल्ट्स वर रिप्रोडक्टिव इन अदर प्लेसेस, ताकि ये जान सके कि कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं इनके जो भी स्कीम का रिजल्ट हैं दूसरी जगहों पर भी। तो वर्किंग कैसे की जाती थी इसकी, डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे हर लेवल के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल्स वर पोस्टेड, विलेज लेवल के अंदर भी थे, मल्टीपर्पज विलेज लेवल के अंदर भी थे, वर्कर विद 4 to 5 विलेजेस अंडर हिम। तो डेवलपमेंट ऑफिसर जो थे वो सेलेक्ट किए गए थे हर लेवल के अंदर और पोस्ट किया जाता था उनको। विलेज लेवल पे क्या होता था, विलेज लेवल पे कुछ मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर जो थे उनको पोस्ट किया गया था, जिनके अंदर में यानी कि VLW मल्टीपर्पज, MVLW बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर्स, इनको पोस्ट किया गया था विलेज लेवल के अंदर, जिनके अंडर में 4 से 5 विलेजेस आते थे। तो टारगेट क्या था इस पूरे जो हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, इसका टारगेट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड्स। ये इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन मींस इंट्रोड्यूस करना फार्मर्स के लिए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, सॉइल कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस को फार्मर्स तक पहुंचाना, प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर प्लांट्स, फार्मर्स को समझाना कि कैसे हम प्लांट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा कैसे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, ये सब इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर टारगेट किया था। दूसरा, प्रोजेक्ट्स इन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए भी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, मार्केटिंग और सप्लाई के लिए, रोड्स की इंप्रूवमेंट के लिए और वाटर सप्लाई के लिए इन्होंने इटावा के अंदर स्कीमें चलाई थी। किसने, मिस्टर मेयर ने, जो कि यूएस के थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया था। और इस प्रोजेक्ट के दौरान, इस पूरी स्कीम के दौरान, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के दौरान कुछ एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स भी हुए थे, विलेज लीडर ट्रेनिंग्स भी की जाती थी,
गांव के लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, कैंप दिए जाते थे लोगों के लिए, कैंप लगाए जाते थे, टूर किए जाते थे फार्मर्स के अलग अलग जगहों पे ताकि वो खेती बाड़ी सीख सकें। मास कंटेक्ट प्रोग्राम्स मीन की मतलब बड़े बड़े भीड़ को संबोधित किया जाता था, उनके प्रोग्राम्स रखे जाते थे ताकि वो डेवलपमेंट के बारे में समझा सके लोगों को, ये सब होता था। ठीक है, ये सब टारगेट किया जाता था, ये सब टारगेट्स थे उनके इस इल्टावा पायलट प्रोजेक्ट में कि कैसे वो वैरायटी सीड्स, जो कि इम्प्रूव्ड वैरायटी की सीड्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर सकें फार्मर्स के लिए, फर्टिलाइजर दे सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनिशियली इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान 64 विलेजेस जो थे उनको एनरोल किया गया था, लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ कि 97 तक इसकी नंबर पहुंच गया और 1951 के अंदर 12 विलेजेस और इसके अंदर इंक्लूड हो गए थे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की बहुत सारी अचीवमेंट्स रही होंगी, तभी तो इतने ज्यादा 64 से 97 तक विलेज आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। तो क्या क्या अचीवमेंट थी, मीन्स वेट प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया था, इसकी पहली अचीवमेंट थी। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जो था वो सॉल्व हो गया था। 1957 में क्या होगा, जैसे ही मेयर जी की डेथ हो गई तो जो भी सक्सेस इस पूरे प्रोजेक्ट में मिली थी वो मेंटेन नहीं हो पाई, इस वजह से ये क्या हो गया, बंद हो गया। और बाद में क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज में। बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये इसकी दिख रही थी इसकी सक्सेस नहीं आ रही है तो इसको मर्ज किया गया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के अंदर। आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट। नीलोखेड़ी जानते होंगे या हरियाणा में ही पड़ती है। तो नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट जो था वो 1948 के अंदर स्टार्ट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ एस.के. दे, जो कि मिनिस्टर थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के। तो नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट क्या था, ये भाई स्टार्ट किया गया था 1948 के अंदर, किसके द्वारा, एस.के. दे के द्वारा, जो कौन थे, मिनिस्टर थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के। नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट किस लिए यूज किया गया था, तो इसका प्राइमरी पर्पस जो था वो था कि कैसे एक नई टाउनशिप बनाई जाए उन लोगों के लिए जो कि वेस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर रेफ्यूजीज की तरह आए हैं। मीन्स प्राइमरी पर्पस वाज टू डेवलप ए न्यू टाउनशिप टू रिहेबिलिटेट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। मीन्स ऐसे रेफ्यूजीज या ऐसे लोगों के लिए घर बना के देना जो कि वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं जब बंटवारा होने के बाद में। ठीक है, प्रोजेक्ट जो था इट वाज बिल्ट इन स्वैम्पी बैरन लैंड्स अराउंड द वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर ऑन द हाईवे ऑफ दिल्ली एंड अंबाला। दिल्ली और अंबाला के बीच में ही ये नीलोखेड़ी नाम की जगह पड़ती है। तो वहाँ के कुछ स्वैम्पी लैंड्स थी, कुछ बैरन लैंड्स जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती थी, तो उसको चुना गया यहाँ पे घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, एस.के. दे जो थे उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था मजदूर मंजिल, ताकि वो क्या कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें टाउनशिप नीलोखेड़ी के अंदर। ठीक है, स्कीम के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता था, स्कीम के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट प्रिपरेशन के अंदर, कैसे हम एग्रीकल्चर की जो इंप्लीमेंट्स हैं उनकी प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर कैसे हम कॉटेज इंडस्ट्री लगा सकते हैं, चला सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती थी। और कारपेंटरीज की ट्रेनिंग दी जाती थी, और भी बाकी सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि वीविंग हो गया, सोप मेकिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती थी, ब्लैक स्मिथिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती थी। ब्लैक स्मिथ मतलब ये लोहार वगैरह जो होता है, लेदर मेकिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती थी, और भी बाकी सारी चीजें जो जो एक अच्छा वहाँ पे इकोनॉमिकल सेटअप कर सकती हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, स्कीम प्रोवाइड की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी इस नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट के दौरान। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट वाज अनलाइक एनी अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट जो था ये बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं था जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या था, इसका मेन टारगेट था कि कैसे रिहेबिलिटेट कर सकें रेफ्यूजीज को, कैसे रेफ्यूजीज को दोबारा से बसा सकें, उनको एक प्लांट सेटलमेंट दे सकें। प्लांट सेटलमेंट दे सकें मीन्स एक प्लांट सोसाइटी दे सकें, एक हाउसिंग फैसिलिटीज दे सकें जहाँ पे सब कुछ हो विद एवरीथिंग दे नीडेड, जैसे कि स्कूल, एग्रीकल्चर, फार्म एक्सेट्रा, ये सब चीजें प्रोवाइड किया सकें। इस नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट के दौरान ये सब चीजें थी। तो नीलोखेड़ी जो था वो एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज थी इन द प्लानिंग ऑफ टाउन। तो नीलोखेड़ी की जो बसाया गया था नीलोखेड़ी को, उसको माना जाता है कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी टाउन को बसाने के लिए या प्लानिंग ऑफ टाउन करने के लिए। तो ये थे सारे एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़े थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड ऑल्सो इसके जो, अगर आप इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, और मैं इसका जो लिंक, इसके पूरे पीडीएफ के नोट्स जो हैं इनका लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ वहाँ जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।